सल्ट विधानसभा में उपचुनाव के लिए प्रचार, जनसंपर्क में जुटे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे पर साध रहे निशाना। कुंभ में बोले जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, कोरोना को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार के आदेश पर चलता है कोरोना। जल्दी ही शुरू हो सकती है टिम्बरसैंड यात्रा, यहां भी बाबा बर्फानी के होते हैं दर्शन, अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग लेता है आकार। और पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी की पहल, पौड़ी में औषधीय पौधों की बागवानी, जिले के 2 ब्लॉक्स में की गई शुरुआत। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र राज के दायित्वधारियों की कुर्सी एक बार तो गई, लेकिन अब उन चेहरों की वापसी होने की संभावना है जो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में दमखम दिखाते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सल्ट विधानसभा उपचुनाव के बाद ही नए दायित्वों की घोषणा करेंगे और दायित्व से हटाए गए बीजेपी नेताओं पर नजर रखी जाएगी। उपचुनाव में उनकी सक्रियता को देखा जाएगा। सरकार और संगठन की कसौटी पर खरा उतरेंगे तो उनकी वापसी की संभावना है। जानकारी के अनुसार सल्ट विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री की यह पहली चुनावी परीक्षा है। पार्टी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव में बेहद गंभीरता के साथ लड़ती दिखाई दे रही है। प्रत्याशी के मैदान में उतरते ही सल्ट के चुनाव का प्रचार गरमाने लगा है। अगले कुछ दिन में सरकार के तकरीबन सभी मंत्री और बड़े नेता सल्ट में प्रचार करते नजर आएंगे। उन दायित्वधारियों को भी प्रचार में उतारा जा रहा है जिन्हें पद से हटाया गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक जो नेता जितना सक्रिय होगा उसकी सरकार में वापसी की उतनी ही अधिक संभावना होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि दायित्व तय करना सरकार का विशेषाधिकार है। संगठन में जो कार्यकर्ता कसौटी पर खरा उतरता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने 19 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है, जिसके बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित 19 सदस्यीय संचालन समिति समर्पित भाव से जन आकांक्षाओं की पूर्ति एवं कांग्रेस की विजय सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है। हमें विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से हर जन के उत्थान हेतु संकल्पित कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं के प्रयास फलीभूत होंगे। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर सियासी घमासान जारी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए वादे कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार महेश जीना के समर्थन में वोट मांगने के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी जनता के बीच पहुंचे और लोगों से महेश जीना को जिताने का आह्वान किया। वहीं महेश जीना ने जनता से समर्थन मांगा और वादा किया कि भाई सुरेंद्र जीना के कुछ काम अधूरे हैं, उनके सपनों को पूरा करेंगे, उनके अधूरे कामों को पूरा करने का काम किया जाएगा। और मेरे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह जीना जी का अकस्मात निधन हो गया और उसके बाद मैं भी इसी दुख में लेकिन तभी मुझे भी पता चला कि बहुत से यहाँ पर कार्य मेरे भाई के द्वारा जो किए गए उनमें से कुछ अधूरे रह गए हैं, कुछ उन्होंने लोगों से वादे किए थे वो उनको भी पूरा करना है। तो हिम्मत करके मैं भी आप लोगों के बीच में आज आया हूँ और मेरे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी ये जिम्मेदारी सौंपी है कि सुरेंद्र जीना के कामों को पूरा करना है। और उन कामों को पूरा करने के लिए आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। उस आशीर्वाद के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता और वो आशीर्वाद मुझे आपका एक वोट जो 17 अप्रैल को कमल के निशान के आगे का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आप मदद करके दे सकते हैं। उसी के लिए मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं और आपके आशीर्वाद की कामना।
आज भाषण देने का मौका भी नहीं है और ना घोषणा करने का मौका है। आज हम इस दुखद घड़ी में आ रखे हैं कि दो जो है हमारे विधायक ने और महेश भाई ने कहा लेकिन पार्टी ने कहा है कि परिवार को श्रद्धांजलि देंगे इसलिए आपको टिकट दिया और मोदी इसलिए टिकट दिया कि आप सारे लोगों ने कहा संत के कि मैं उनके परिवार को टिकट बोला कि नहीं बोला सब लोगों ने, तो आपके कारण पार्टी ने इनको टिकट दिया। अब जिताने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग बोलो किसकी है? आप सब लोगों की है। अब मेरा कहना है आप लोगों से कि आज प्रत्याशी खाली आपसे प्रणाम करने आ रखे और काम होंगे 17 तारीख के बाद। जो आपके रोड के काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, जो भी काम बताएंगे आपको। जब भाई 15 साल में हमने इतना काम कर दिया तो और भी करेंगे। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की उम्मीदवार जनसंपर्क के साथ साथ उन मुद्दों को भी उठा रही हैं जिन परेशानियों का सामना स्थानीय जनता को करना पड़ रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार गंगा पांचोली सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। एक वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी की हर घर जल हर घर नल योजना पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गांवों के लोगों में इस योजना से आपसी तनाव की स्थिति बन गई है, पानी तो दूर की बात है। काली गांव में और ये हर घर जल हर घर नल के तहत ये योजना प्रधानमंत्री जी की चालू है यहाँ पे। और बुबू जी बता रहे हैं कि इसमें पानी नहीं आता, ये खाली नल खड़े कर दिए हैं। और पहले स्रोत से व्यवस्था होनी चाहिए पानी की, तभी तो नलू में आएगा। अब 1/2 इंच के उसमें 10 कनेक्शन, तो 10 कनेक्शन कैसे होंगे? 3 तो यहीं पर है, ये 3 देखो। वो देखो ये ऐसे यहाँ तक 3 नल खड़े कर दिए। अगर एक ही नल भी होता तो ये 3 परिवार इसमें पानी पी लेते, है ना। तो देखो ये हर घर बना भी चुका हूँ, हर घर नल की ये स्थिति है। भेज दिया और ये योजना पूर्ण रूप से फेल है। और इस फेल योजना से हमारे क्षेत्र की जनता में तनाव की स्थिति उत्पन्न है, क्योंकि अगर उनके वहाँ पे आएगा यहाँ पे नहीं आएगा तो झगड़ा होगा, और वहाँ पे भी नहीं आएगा तो झगड़ा होगा। इसलिए ये स्थिति पूर्ण रूप से फेल है। मेरा सरकार को यह चुनौती है कि पहले स्रोत में पानी बढ़ाएं और उसके बाद जो है हर घर जल हर घर नल। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरिद्वार में कुंभ मेले की धूम देखने को मिल रही है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कुंभ के लिए अनेकों मान्यताएं हैं। धरती पर होने वाला कुंभ स्नान पुराणों से भी प्राचीन है। मान्यता है कि मंथन और अमृत कलश का घटनाकाल पुराना है, पुराणों का लेखन बाद में हुआ। तभी सभी 18 पुराणों में कुंभ महिमा का गान है। सृष्टि के सृजनकर्ता विष्णु की आराधना में रचित विष्णु पुराण तो कुंभ की महानता और पुण्य से भरा पड़ा है। वेद सबसे प्राचीन है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म मुख से उनका गान हुआ है। अमृत कुंभ का वर्णन ऋग्वेद में भी है। वैदिक सोम से भरे अमृत कलश से मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई है। विष्णु पुराण के एक श्लोक के अनुसार 100 वाजपेय यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा पृथ्वी की 1 लाख परिक्रमाओं के बराबर कुंभ का एक स्नान है।
100 माघ स्नान, 1000 कार्तिक स्नान और नर्मदा में करोड़ वैशाख स्नान के बराबर पुण्य कुंभ महापर्व के एक स्नान में मिल जाता है। विष्णु याग में लिखा है कि जो लोग हरिद्वार कुंभनगर में निवास कर स्नान करते हैं वे संसार बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होते हैं। वायु पुराण के अनुसार कुंभ में गंगा तट पर जप, तप, यज्ञ और श्राद्ध करने से तमाम जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण में कुंभ के अमृत स्नान की महिमा गाई गई है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हरिद्वार में आयोजित कुंभ में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मोदी सरकार पर कई मामलों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण उन्हीं राज्यों में फैल रहा है जहां केंद्र सरकार चाहती है। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव है, वहां संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर कोविड का खौफ दिखाकर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड का खौफ दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। कोविड का खतरा है तो इसके बचाव के प्रबंध किए जाएं। कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि महाकुंभ 12 साल बाद आता है। सनातनी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। विशेष काल और विशेष स्थान पर कुंभ स्नान का महत्व होता है। इस दृष्टि से देश दुनिया से श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। हरिद्वार कुंभ में गंगा तट पर स्नान और दान करने से अनंत फल मिलता है, इसलिए वह खुद भी आए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कोविड के एसओपी थोप कर श्रद्धालुओं को रोकना और स्नान से वंचित करना अन्याय है। सरकार को श्रद्धालुओं की सेवा का पूरा प्रबंध करना चाहिए। बॉर्डर पर जांच की सुविधा बढ़ानी चाहिए। श्रद्धालुओं को भी कोविड के प्रति जागरूक होना होगा। जगत गुरु ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार जनता की सेवक है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार सेवक नहीं अभिभावक बन गई है। किसान कानूनों को लेकर और राम मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों पर भी उन्होंने तंज कसा। कोविड है, इससे पहले भी था, बहुत भयंकर रूप ले लिया है। हम लोग ये मानते हैं कि चरक नाम का एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें एक अध्याय है जनपदोध्वंस। जब राजा और प्रजा अधर्म करने लगती है तो परिणाम ये होता है कि प्रकृति अपना स्वरूप बदल देती है। अब यही देश में हो रहा है। देश की प्रकृति अपना स्वरूप बदल चुकी है। 3 वस्तुएं मनुष्य के लिए अत्यावश्यक हैं। एक तो मनुष्य को शुद्ध आहार चाहिए, वो इस देश का बिगड़ चुका है। दूसरा, इस देश का जो जल है वो अशुद्ध हो चुका है। और तीसरा, यहाँ का पवन भी अशुद्ध हो चुका है। लोगों के धर्म का उल्लंघन करने का ही परिणाम है। और जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक ये सारी महामारियाँ आती रहेंगी। ये पर्व है, तो यहाँ पर सरकार को इनकी सेवा का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा। इससे वो अपने आप को अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि लोगों को प्रोत्साहित करें। उनके आने पर उनका सुविधा उनको प्रदान करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इससे हम 2 मत ये रखते हैं कि जो लोग उससे पीड़ित हैं, जो जिनको कहते हैं पॉजिटिव, जिनको कहते हैं, उनको रोका जा सकता है। लेकिन आमतौर से मनुष्य अपनी जांच कराए, ये कोई जरूरी नहीं। हम लोगों ने भारत में संविधान में लोकतंत्र को स्वीकार किया है। लोकतंत्र में जनता की सत्ता लोक पर है, माने जो वोटर है उसके हाथ में सत्ता है। सरकार उसकी अनुगामी है, उसका सेवक है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि किसानों ने इसकी मांग कब की थी कि तुम हमारे लिए कोई कानून बना दो। जो किसानों का सेवक है वो गार्जियन नहीं बन सकता। गार्जियन वो होता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कुंभ के लिए रेलवे ने कई ट्रेन विशेष रूप से चलाई हैं। 7 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों के संचालन में रेलवे ने अब विस्तार किया है। उनकी तारीख बढ़ाई गई है और सूची भी जारी की गई है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि वाराणसी से जम्मू तवी स्पेशल अब 30 जून तक चलेगी। जम्मू तवी से वाराणसी जाने वाली स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से संचालित होगी। इसके अलावा दिल्ली से देहरादून स्पेशल ट्रेन भी 30 जून तक संचालित होगी। देहरादून से दिल्ली स्पेशल 1 जुलाई तक चलेगी। लखनऊ से चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन भी 30 जून तक चलेगी और चंडीगढ़ से लखनऊ स्पेशल 1 जुलाई तक संचालित होगी। इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस से हरिद्वार स्पेशल 3 जून तक संचालित होगी, जबकि हरिद्वार से बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 1 जुलाई तक चलेगी। उदयपुर सिटी से न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल 30 जून तक और न्यू जलपाईगुड़ी से उदयपुर सिटी स्पेशल 1 जुलाई तक चलेगी। हरिद्वार से श्री गंगानगर स्पेशल 30 जून व श्री गंगानगर से हरिद्वार स्पेशल जुलाई तक चलेगी। इसके अलावा बाड़मेर से ऋषिकेश स्पेशल 30 जून और ऋषिकेश से बाड़मेर स्पेशल 1 जुलाई तक संचालित की जाएगी। महाकुंभ मेले के शाही स्नान पर ट्रेनों में यात्री का दबाव बढ़ने पर श्रद्धालुओं को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से पहले ही ज्वालापुर, रुड़की और लक्सर रेलवे स्टेशन पर उतारा जाएगा। यहां से सभी को शटल बसों से हरिद्वार लाया जाएगा, जबकि वापस जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ही ट्रेनों में चढ़ाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग तो बढ़ाई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कुंभ क्षेत्र में प्रतिदिन 50,000 सैंपल्स की जांच करने के लक्ष्य को पाने के लिए 10 गुना तक जांच बढ़ानी होगी। मार्च में हरिद्वार जिले में प्रतिदिन औसतन 5,248 सैंपल्स की जांच की गई है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश में सैंपल की प्रतीक्षा सूची 27,460 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में फिर से तेजी आई है। संक्रमण पर काबू पाने के लिए सैंपलिंग बढ़ाई गई है, लेकिन कोविड-19 जांच प्रयोगशालाओं की क्षमता के अनुसार सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आ रही है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में 9,655 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आई है। इसमें 364 संक्रमित मिले हैं। वर्तमान में 8 सरकारी लैबों के साथ लगभग 15 निजी लैबों में कोविड जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रतिदिन सैंपल जांच की संख्या 20,000 तक नहीं पहुंच पाई है। हाईकोर्ट ने कुंभ क्षेत्र में प्रतिदिन 50,000 सैंपल जांच कराने का आदेश दिया है। 3 माह के भीतर हरिद्वार जिले में सैंपल जांच तो बढ़ी है, लेकिन 50,000 के लक्ष्य हासिल करने के लिए 10 गुना तक जांच बढ़ानी होगी। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने कहा कि पहले की तुलना में सैंपल जांच बढ़ी है। पहले जहां एक दिन में 10 से 11,000 सैंपल्स की जांच की जा रही थी, वहीं अब 17,000 तक पहुंच गई है। देहरादून और हरिद्वार जिले में सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है।
भारत चीन सीमा से सटे चमोली जिले की नीति घाटी में टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा हफ्ते भर के भीतर शुरू होने की संभावना है। देश के अंतिम गांव नीति के नजदीक टिम्मरसैंण नामक पहाड़ी है, जिस पर स्थित गुफा में भी अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग आकार लेता है। इनर लाइन की बंदिशों से मुक्त होने के बाद अब प्रशासन टिम्मरसैंण यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जोशीमठ से करीब 82 किलोमीटर दूर नीति गांव के नजदीक है टिम्मरसैंण महादेव अर्थात बाबा बर्फानी की गुफा। यहां आकार लेने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट तक होती है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों के लोग इस स्थली से अनभिज्ञ ही थे। हालांकि स्थानीय निवासी टिम्मरसैंण में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इनर लाइन की बंदिशों के कारण दूसरे क्षेत्रों से व्यक्तियों को यहां आने की इजाजत नहीं थी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण इसे इनर लाइन के दायरे में रखा गया था। इस बीच सरकार ने टिम्मरसैंण को धार्मिक व साहसिक पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के मद्देनजर केंद्र सरकार में दस्तक दी। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में टिम्मरसैंण महादेव को इनर लाइन से बाहर कर दिया था, यानी अब कोई भी व्यक्ति बाबा बर्फानी के दर्शनार्थ वहां जा सकता है। चमोली जिला प्रशासन के मुताबिक टिम्मरसैंण को जोड़ने वाले मार्ग को बीआरओ ने क्लियर कर दिया है। अब बांपा में पोस्ट स्थापित कर वहां चिकित्सक और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जानी है। उधर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि टिम्मरसैंण यात्रा में चमोली जिला प्रशासन को शासन द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में कुछ वनों की प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं। इसलिए तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए जीन बैंक तैयार किया जा रहा है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीमें नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की मदद से जीन बैंक तैयार करने में जुट गई हैं। पहले चरण में उत्तराखंड के जंगलों में पाई जाने वाली 250 प्रकार की वनस्पतियों की 70 प्रजातियों के जीन बैंक तैयार किए जा चुके हैं। भारतीय अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर एच.एस. गिरवाल के मुताबिक हिमालयी राज्यों में कई वनस्पतियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं। इन वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए जीन बैंक तैयार किए जा रहे हैं। 70 वनस्पतियों का जीन बैंक तैयार कर लिया गया है, जबकि 250 से अधिक वनस्पतियों का जीन बैंक तैयार किया जाना बाकी है। कई वनस्पतियां पर्यावरण में आए बदलाव के चलते विलुप्त हो रही हैं। वहीं कई वनस्पतियां अत्याधुनिक दोहन के चलते विलुप्त हो रही हैं। यदि समय रहते इन वनस्पतियों को संरक्षित नहीं किया गया तो यह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। मुख्य विकास अधिकारी की पहल पर अब जनपद पौड़ी में औषधीय पौधों की बागवानी की शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में 2 ब्लॉक्स में इसकी शुरुआत की जा चुकी है और आने वाले समय में जनपद के सभी ब्लॉक्स में इसकी बागवानी की जाएगी। जनपद पौड़ी में औषधीय पौधों के उत्पादन की जो योजना जिला प्रशासन की ओर से शुरू की गई है, यह महिलाओं की आर्थिकी बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। जिला प्रशासन ने पौड़ी के 2 ब्लॉक एकेश्वर ब्लॉक के गजेरा गांव में 2 हेक्टेयर भूमि और खिरसू ब्लॉक के ग्राम पंचायत बुदेशु में 5 हेक्टेयर भूमि पर रोजमर्री और डेंडेलियन की बागवानी शुरू कर दी है। इसमें हम लोगों ने मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का प्लांटेशन कराया है। तो अभी हम लोगों के 2 ब्लॉक में ये प्लांटेशन हो चुका है, जिसमें एकेश्वर ब्लॉक में 2 हेक्टेयर भूमि पे ये किया गया है, जिसमें NRLM के जो हमारे समूह हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और कन्वर्जेंस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। और उद्यान विभाग के साथ भी हम लोगों ने उनको जो है वो ड्रिप इरीगेशन का एक सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया है वहाँ पे। तो अच्छे वहाँ पे मतलब प्लांट्स अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन अच्छा प्लांटेशन वहाँ पर हो गया है। तो एक अच्छा कन्वर्जेंस का मॉडल वहाँ पे बना हुआ है मनरेगा के साथ। इसके साथ ही साथ खिरसू ब्लॉक में भी बुद्धेश्वरी गाँव है, उसी में जो है 5 हेक्टेयर भूमि पर वहाँ पर भी प्लांटेशन किया गया है। तो ऑरिगेनो और डेंडेलियन और रोजमेरी का वहाँ पर प्लांटेशन किया गया है। तो इसमें भी हम लोग कृषि विभाग और उद्यान के साथ कन्वर्जेंस भी कर रहे हैं और NRLM के जो हमारे समूह हैं वो मनरेगा के अंतर्गत इसमें कार्य कर रहे हैं। सर, फायदे की बात की जा रही है, कितना फ़ायदा कृषकों को होगा? नहीं, तो इसका एक पूरा एक अच्छा मॉडल है हमारे पास। तो उसमें ये रहता है कि क्योंकि ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं और इसको सुखा के बेचना पड़ता है। और जो ऐसी संस्थाएँ होती हैं जो इसमें अपना बिजनेस करती हैं, तो उनके साथ जो हमारे SHGs हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उन्होंने पहले ही बाईबैक एग्रीमेंट भी कर लिया है इन दोनों समूहों ने। तो मतलब ठीक ठाक उनका अच्छा खासा उनको इससे इनकम हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो ये एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट हैं तो उनको
जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो हमारे जंगली। हल्द्वानी में लंबे समय से स्मैक तस्करी का अड्डा बने राजपुरा क्षेत्र में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जहां से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार स्मैक तस्कर इस इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। एसएसपी का कहना है कि इस इलाके में स्मैक तस्करी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, लिहाजा पुलिस ने आज ये कार्रवाई की। साथ ही सभी की काउंसलिंग कर उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि भविष्य में किसी तरह की गलत गतिविधियों और नशे की तस्करी ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट जिला बदर के साथ ही उनके घर की भी कुर्की की जाएगी। ये कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी, गोपनीय सूचना से भी कलेक्ट किया गया था और कुछ लोगों ने भी शिकायत करी थी, तो उनको जो है कोतवाली में आज लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राष्ट्र धर्म